Hello everyone, good evening. Myself AK Sinha and you are watching बायोलॉजी अड्डा यूट्यूब चैनल। तो साथियों और प्यारे बच्चों, आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा में स्वागत है। तो बच्चों यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं 12th क्लास बायोलॉजी का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम में जो पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन की। और आज हम लोग देखेंगे उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और वैसे बच्चे जो अभी 12वीं एग्जाम दे दिए हैं वे मिला लेंगे कि उनका कितना मार्क्स आ रहा है। और वैसे बच्चे जो कि अगली बार यानी कि 2024 में अपना एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उनको एक आइडिया लग जाएगा कि उनका जो एग्जाम है, एग्जाम का जो प्रिपरेशन है किस हद तक करना है, ताकि उनके जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए तो वे उन्हें आसानी से हल कर सके। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिएगा बच्चों, अब यहाँ पे जो एग्जाम था वो 3 घंटे 15 मिनट का था, जिसमें आपको 70 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, जिसमें से आपको बताना था कितना बच्चों, 70 में से आपको बताना था 35। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा पहला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है बच्चों, पहला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है। तो बच्चों देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे कि लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है। तो समझने का देखिए, लीवर में आपके लिम्फोसाइट उत्पन्न नहीं होते हैं, लीवर में लिम्फोसाइट उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए लीवर ऑप्शन में नहीं होगा, कभी भी लीवर सही नहीं होगा। अब देखिए, अब आपके पास ऑप्शन बच गया है थाइमस और ये बोन मैरो। तो बच्चों आपको बता दें कि जो टी लिम्फोसाइट है इनका जो निर्माण होता है थाइमस और ये बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट इन बोन मैरो एंड थाइमस। तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, बिल्कुल ये डी होगा। यहां पर बच्चों एकदम आपको एकदम सटीक जानकारी मिलेगी, किसी ऑब्जेक्टिव में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरी तरह यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव करा जाएंगे पूरी तरह 100% करेक्ट होंगी। चलिए देखते हैं अब देखिए, अब अगला प्रश्न है कि विनिमय किस अवस्था की विशेषता है, यानी कि पूछा जा रहा है बच्चों, समझिएगा अब विनिमय पूछा जा रहा है ना जी। देखिए विनिमय पूछा जा रहा है किस अवस्था की विशेषता है, यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर है किस स्टेज में होती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया भी है, जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको हमने ये बताया था। और साथ साथ देखिए बच्चों, हमने इस वीडियो के पहले लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव की बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें से बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आप जाकर के देखिए और मिलाइए, वहां पर आपके बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे उस ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, तो यहाँ पे है कि विनिमय किस अवस्था की विशेषता है, यानी कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है, क्या बच्चों क्रॉसिंग ओवर है किस अवस्था की विशेषता है। तो बच्चों आपको बता दें कि जो क्रॉसिंग ओवर है ये आपके होती है पैकेटिन अवस्था में। किस अवस्था में होती है जी, पैकेटिन अवस्था में होती है। अब देखिए, अब आपके सामने है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित संरचना है। तो बच्चों देखिए क्या पूछा जा रहा है, अगुणित यानी कि हैप्लॉइड। हमने आपको बहुत बार बताया है बच्चों कि हैप्लॉइड क्या होते हैं, डिप्लॉइड क्या होते हैं, पॉलीप्लॉइड क्या होते हैं, टेट्राप्लॉइड क्या होते हैं, ट्रिप्लॉइड क्या होते हैं। ट्रिप्लॉइड का भी प्रश्न है, आगे हम देखेंगे। तो निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। देखिए कौन सी अगुणित संरचना है, युग्मनज। एक बात समझिए, युग्मनज को हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं बच्चों, जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट क्या होता है, 2n होता है। क्या होता है बच्चों, जाइगोट होता है 2n। तो ऑप्शन ये तो कभी नहीं हो सकता है। फिर अंडाणु देखते हैं, तो अंडाणु होता है n, युग्मक, अंडाणु एक युग्मक है तो ये भी होता है n। तो बी और सी। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जी, इस प्रश्न का जो बिल्कुल सटीक जो आंसर होगा वो होगा बी और सी। क्योंकि बच्चों देखिए
ये जो ओवम है ये क्या है? तो ओवम क्या है बच्चों? तो ओवम एक क्या है? गैमेट है। तो ओवम अगर हैप्लॉइड है तो गैमेट भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। क्लियर ना? ओके, चलिए अब पूछा जा रहा है, देखिए अब जो प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है, यानी कि इंडेंजर्ड, जिसको इंडेंजर्ड क्लासिफाइड कर दिया गया है, मतलब कि विलुप्त हो सकती है। तो जिसमें से जो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा निफेंसिस। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी इनकरेक्ट जवाब नहीं मिलेंगे, एकदम सटीक जवाब मिलेगी जो कि एकदम बिल्कुल 100% सही होगा। तो डरना नहीं है, आप अपना मिला लेंगे। समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप हैं? तो बच्चों पूछा जा रहा है कि यहां पर जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं, क्या बच्चों? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं किसके परिणाम स्वरूप हैं? देखिए एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर एज अ रिजल्ट ऑफ, तो बच्चों देखिएगा हमने आपको होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन के बारे में बताया है। होमोलॉगस ऑर्गन क्या करता है? तो होमोलॉगस ऑर्गन प्रदर्शित करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। क्या करता है जी? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को प्रदर्शित करता है। और एनालॉगस ऑर्गन किसको प्रदर्शित करता है बच्चों? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। किसको? अभिसारी, अभिसारी इवोल्यूशन को प्रदर्शित करता है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अब ये जो एनालॉगस ऑर्गन है ना, और बच्चों इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा और आप अपने छोटे भाइयों को भी शेयर कीजिएगा जो अभी 12वीं क्लास में गए हैं। अपने एग्जाम की तैयारी वो कैसे करें कि ऐसे ऐसे प्रश्नों के जवाब बने, यानी उनको ऐसे ऐसे प्रश्नों के जवाब आसानी से मिल जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे? उन्हें इस वीडियो को जरूर दिखाएंगे, शेयर करेंगे और बताएंगे कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं और आपको कितना मेहनत करने की आवश्यकता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए तो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स एज अ रिजल्ट ऑफ, ये जो तो किसके कारण होती है बच्चों? हमने तो ऑलरेडी आंसर आपको बता दिया, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, अभिसारी विकास। ठीक है, ओके। अब आपसे कहा जाए कि बताइए ये एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, थोड़ा सा समझिए। एनालॉगस ऑर्गन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बच्चों? एनालॉगस ऑर्गन पूछा जा रहा है। तो समझिएगा हमेशा कि वैसे अंग जिनके कार्य एक समान हो। देखिएगा वर्क क्या हो जी? वर्क होना चाहिए सिमिलर। वर्क कैसा होगा? सिमिलर। कार्य एक समान होना चाहिए, उत्पत्ति भले ही अलग हो। उत्पत्ति भले ही अलग हो मतलब कि वे डेवलप भले ही अलग अलग जगहों से हुए हों, लेकिन कार्य अगर क्या है सेम है। जैसे कि तितली का पंख हो गया, अब पक्षी का पंख, देखिए दोनों क्या करते हैं? दोनों उड़ने का ही कार्य करते हैं, लेकिन देखते एक में हड्डी होता है एक में हड्डी नहीं होता है। सिंपल सी बात है बच्चों। ठीक है, ऑन द वे हम लोग देखते हैं इसका सही जवाब क्या है? बी। आई होप कि आपको एनालॉगस ऑर्गन में समझ में आ गया होगा। जिसके कार्य सिमिलर हो भले ही उत्पत्ति अलग हो, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? उसी को हम लोग बोलेंगे एनालॉगस ऑर्गन, और जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न आपके सामने है जावा कपी मानव की कपाल क्षमता। किसकी जी? जावा कपी मानव, यानी कि जो क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ जावा एपमैन। देखिए जावा एपमैन की दिमाग की क्षमता क्या है? आई होप कि हमने आपको बताया है। ठीक है, तो जावा कपी के जो दिमाग की क्षमता होती है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। कितनी होती है बच्चों? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो जनरली अगर हम हमारे दिमाग की बात करेंगे ना, अभी जो हम लोग हैं तो वो कितना है? और 1400 सीसी का होता है। कितना होता है बच्चों? 1400 सीसी का होता है। जैसे हमारा दिमाग है 1400 सीसी, आपका भी दिमाग 1400 सीसी। सिंपल सी बात है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या है जी? जावा कपिमानव के कपाल की जो क्षमता होती है, ब्रेन कैपेसिटी होती है, कितना होता है? होता है 900 यानी कि 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं।
देखो बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर पहुंचते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एलिलोपैथी, देखिए एलिलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? एलिलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? तो जो एलिलोपैथी है ये क्या होता है? तो जब टॉक्सिन सेक्रेट होते हैं, क्या सेक्रेट होता है बच्चों? तो टॉक्सिन सेक्रेट होते हैं तब ये होता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? टॉक्सिन यानी कि ऑबिस। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑबिस, ठीक है, यानी कि सी। क्लियर है? ओके, क्या होगा बच्चों? तो सी हो जाएगा, यानी कि टॉक्सिन। चलिए, पौधे में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है। शाकनाशी क्या पूछा जा रहा है कि पौधे में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है, तो कौन है बच्चों? क्या है बीटी, क्या है सीटी, क्या है एमटी, कि जीएसटी? तो बच्चों आपको बता दें कि जो पौधे में हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन होते हैं वो होते हैं जीएसटी। क्या होता है बच्चों? जीएसटी, जिनका नाम है ग्लूटाथियो एस ट्रांसफेरेज। ग्लूटाथियो एस ट्रांसफेरेज, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? डी होगा। ओके, सुनहरा धान ऐसा चावल जो समृद्ध है। अब एक बात समझिएगा, ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले एग्जाम में भी पूछे जा चुके थे कि सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है, यानी कि पूछा जा रहा है कि जो गोल्डन राइस है उसमें क्या होता है। तो एक बात बता दे बच्चों, गोल्डन राइस में होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन। एक और बात, अगर बीटा कैरोटीन नहीं रहता तो आपका जवाब होता विटामिन ए। क्या रहता जी? विटामिन ए, क्योंकि बीटा कैरोटीन क्या बनता है? विटामिन ए बन जाता है। तो चलिए, सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है, क्या है? तो बीटा कैरोटीन। चलिए अब देखिए बच्चों, जीन और व्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? पूछा जा रहा है कि कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल, टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ, किस लेवल पे होता है? एक बात बता देते हैं, ये जो जीन एक्सप्रेशन जो है ना, इसका जो कंट्रोल होता है ये अलग अलग लेवल पे होता है, अलग अलग लेवल पे होता है। अब वो किस लेवल पे होता है तो एक बात बता देंगे, डीएनए रेप्लिकेशन में तो नहीं होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में नहीं होता है। होता किस में है? आपकी ट्रांसक्रिप्शन में होता है, फिर ट्रांसलेशन में, यानी कि प्रतिलेखन और, या जिसको हम अनुलेखन भी कहते हैं, तो अनुलेखन और ये अनुवादन, यानी कि प्रतिलेखन और अनुवादन में ही ये जीन एक्सप्रेशन क्या होते हैं? लेवल दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी, यानी कि डी, बोथ ए और बी, ठीक है। तो बच्चों एकदम एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी? Which form of RNA has a structure resembling clover leaf? देखिए बच्चों, जब आप आरएनए पढ़े थे ना, आरएनए वर्ल्ड पढ़े थे, तो हमने आपको वहां पर बताया था कि कितने प्रकार के आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। चलिए जी, तो हमने देखा था जो टीआरएनए है इसका शेप कैसा था जी? क्लोवर लीफ की तरह। तो किसका हो जाएगा जी? टीआरएनए का हो जाएगा। ओके, केंद्रक प्रतिरोधक तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई है? देखिएगा, पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियर ट्रांसलोकेशन टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय। तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आयन विल्मन। आपने डॉली का नाम सुना होगा, डॉली का नाम सुना होगा, शिप है, क्लोन ऑफ शिप, क्लोन ऑफ शिप, इन्होंने ही डेवलप किया था जी। तो न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक डिस्कवर किसने किया? तो इयान वाल्मोंट नहीं, इयान विल्मट, इयान विल्मट। ओके, चलिए अब एक बात समझिए, बहुत ही कंसेप्ट वाला प्रश्न आपके सामने आया। डीएनए तथा आरएनए समान है, ऑप्शन है द्विगुणन में सक्षम होते हैं,
यानी कि रेप्लिकेट हो सकते हैं। समान शर्करा होने के कारण एक बात बताइए, दोनों में समान शर्करा होता है क्या? थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। डीएनए है और ये आरएनए है। डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज। क्या होता है बच्चों? डीऑक्सी राइबोज होता है, इसमें राइबोज होता है। क्या सुगर एक समान है? नहीं है, गलत बात है। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, सामान्य पिरिमिडीन क्षार होने के कारण। तो देखिए सामान्य पिरिमिडीन भी नहीं होते हैं, ये भी नहीं होगा। द्विगुणन में सक्षम होते हैं, यानी कि आरएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से आरएनए बन सकता है। ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते तो सबसे जो सटीक जवाब होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा द्विगुणन में सक्षम होने के कारण। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है कि प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिए थे? अगर इसके बारे में आपको पता हो तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और हम देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्या होगा जवाब? आयोग किसका जवाब आपने दिया होगा, लेकिन जो प्रश्न था हमारा कि डीएनए तथा आरएनए समान है, तो बच्चों दोनों में ये द्विगुणन में सक्षम नाते होते हैं, यानी कि दोनों में रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। यानी कि ये जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि रेप्लिकेट हो सके। क्या हो सके बच्चों? रेप्लिकेट हो सके, तो इसमें रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए ये जवाब सही हो जाएगा। ओके। अब रहा कि प्रथम स्तनपायी, यानी कि पूछा जा रहा है कि फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन विच पीरियड ऑफ एरा? क्या पर्मियन में, ट्रियासिक में, टर्शियरी में, कि इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें सबसे पहले जो मैमल की उत्पत्ति हुई थी किस एरा में हुई थी बच्चों? तो वो था ट्रियासिक। किस एरा में थी? ट्रियासिक एरा में उत्पत्ति हुई थी। आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जेनेटिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसक्शन के कारण होने वाली बीमारी है। अब पूछा जा रहा है कि जो प्रश्न आपका है 15 नंबर कि ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसक्शन के कारण होने वाला रोग है। क्या सिकल सेल एनीमिया होगा, कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, कि टर्नर सिंड्रोम होगा, कि डाउन सिंड्रोम होगा? चलिए बच्चों, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डाउन सिंड्रोम। आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है जी। ओके। अब द्विसंकर पश्चात संकरण अनुपात क्या है? तो बहुतों ने गलत भी किया होगा, बहुतों ने सही भी किया होगा, लेकिन आप इसका सही जवाब देख लीजिएगा कि जो टेस्ट क्रॉस होता है ना, उसका जो रेशियो होता है वो होता है 1:1:1:1 होता है। किसका जी? डायहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है जी। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होगा 1:1:1, यानी कि 1:1:1:1। ठीक है। अब पानी में ई कोलाई, देखिए जो प्रश्न नंबर 17 है कि पानी में ई कोलाई, देखिए ई कोलाई को हम लोग कहते हैं एस्चुरिकिया कोलाई। क्या कहते हैं बच्चों? एस्चुरिकिया कोलाई। ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है। पानी में कठोरता की नहीं, बिल्कुल नहीं। जल में क्लोरीन का होना, तो देखिए जल में क्लोरीन डाला जाता है तो जल साफ होता है। ठीक है, ये नहीं होगा। औद्योगिक प्रदूषण का, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का, बिल्कुल नहीं होगा। अब बच गया ए, तो देखिएगा वाहित मलजल प्रदूषण का, क्योंकि देखिएगा जो मनुष्य होते हैं तो मनुष्य में एक जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है बच्चों? ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है
वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पे जो सीवेज होगा, जो वाहित मल जल होगा, उसमें क्या होंगे? उसमें ई कोलाई होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है जी? इस प्रश्न का सही जो जवाब है वो है वाहित मलजल प्रदूषण का। ठीक, ओके। अब देखिए, अब फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा हमेशा उपस्थित होता है? हम ये तो जरूर बताए थे आपको, आपने पढ़ा था फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में, तो वहां पे बताया था बच्चों। तो देखिए, फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या हमेशा उपस्थित होता है? तो याद रखिएगा O3। क्या होता है जी? हमेशा O3 रहता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर प्रश्न है, सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया? देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया? क्या खुला जलता हुआ ढेर, कि सुपोषण, कि वाहित मलजल, कि जैव आवर्धन? तो देखिए, इस प्रश्न का जो जवाब होगा आपके सामने वो हो जाएगा ये ऑप्शन ए, यानी कि खुला जलता हुआ ढेर। क्या हो जाएगा बच्चों? खुला जलता हुआ ढेर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभिकर्मक जो एलिजा परीक्षण में उपयुक्त होता है, पूछा जा रहा है कि कौन सा रिएजेंट है जो कि एलिजा टेस्ट में। देखिएगा बच्चों, अब एलिजा टेस्ट एड्स की जांच करते हैं किससे? याद रखिए, एड्स की जांच किससे होती है? एलिजा टेस्ट के द्वारा। अब देखिए, एलिजा टेस्ट के बारे में ये थोड़ा सा डीपली पूछ लिया गया है कि एलिजा जब टेस्ट होता है, देखिए इसको कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। क्या कहते हैं जी? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, ठीक है, सॉर्बेंट एसे। सॉर्बेंट एसे कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। तो इसमें थोड़ा सा डीपली पूछ लिया गया बच्चों कि जो ये एलिजा टेस्ट होता है ना, उसमें कौन सा हम लोग रिएजेंट का यूज करते हैं। चलिए हम आपको बता दें कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। पॉलीमरेज नहीं करेंगे। लाइगेज, देखिए पॉलीमरेज संख्या बढ़ाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन में। लाइगेज जोड़ने के लिए होता है। एंडोन्यूक्लियस तोड़ने के लिए होता है। एक जोड़ रहा है तो एक तोड़ रहा है। ठीक है, अब है कि बी नंबर, यानी कि पेरोक्सिडेज। क्या बच्चों? पेरोक्सिडेज है। तो ये पेरोक्सिडेज ही जो है, इसका हम लोग यूज करते हैं किसमें? जो एलिजा टेस्ट होता है उसमें रिएजेंट के रूप में क्या यूज किया जाता है? तो होता है पेरोक्सिडेज। क्या होता है जी? पेरोक्सिडेज। आपका जो सही जवाब होगा पेरोक्सिडेज। आई होप कि आपको ये क्लियर है। अब एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड, ध्यान देंगे, एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधे के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है। देखिए, और ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इन दैट ऑफ, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं उनको डेवलप करने के लिए किस जो ट्यूमर है वो प्लाज्मिड के रूप में यूज किया जाता है। यानी कि ट्रांसजेनिक प्लांट को विकसित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो जो प्लाज्मिड लेते हैं तो अधिकांश किसका यूज करते हैं ये पूछा जा रहा है। तो वो है ये एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम जो प्लाज्मिड है ना, इसको बहुत अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। ठीक है, एक और बात बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और हाँ, वैसे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वे अपना एग्जाम 2024 में देंगे, तो उनसे हम रिक्वेस्ट कहेंगे कि आप इस चैनल से जुड़े। और क्यों जुड़े, क्या कारण है? तो बच्चों, यहां पे हम आपको पूरे कंप्लीट सिलेबस, यानी कि जो आपका 12th क्लास बायोलॉजी है ना जी,
उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उसके सभी के सभी हम एमसीक्यू प्रॉब्लम्स कराने वाले हैं, यानी कि यहां पर बहुत सारे एमसीक्यू प्रॉब्लम्स कराएंगे। जैसा कि अगर विश्वास ना हो तो आप देखेंगे चैनल के जो कंटेंट लिस्ट है उसमें देखेंगे तो हमने अभी 2 वीडियो ऑब्जेक्टिव के कराए हैं जो कि कंटिन्यू सालों भर चलती रहेगी। तो अगर बच्चों चाहते हैं कि आपके एग्जाम की तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से हो और आने वाले समय में आपका एग्जाम हो और जितने भी प्रश्न हैं उसको आप फटाफट एकदम देखते देखते सॉल्व कर दो, तो आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे और आप इसे शेयर भी करेंगे, वैसे बच्चों को शेयर करेंगे जो अपने एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा जी? एग्रोबैक्टीरियम हो जाएगा। अब सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए इज अ यूजफुल टूल ऑफ, तो बच्चों देखिएगा इसका बहुत ही यूज किया जाता है फोरेंसिक लैब में। किसमें जी? फोरेंसिक लैब, यानी फोरेंसिक ये जो साइंस है ना, इसमें बहुत यूज किया जाता है। तो बताइए आप इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? सेक्स डिटर्मिनेशन में बिल्कुल नहीं, ऑर्गन कल्चर में बिल्कुल नहीं, फोरेंसिक साइंस में हाँ। तो सैटेलाइट डीएनए का यूज किस में किया जाता है? फोरेंसिक साइंस में किया जाता है। ठीक है। विविधताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती हैं। अब देखिए, समझने का प्रयास करेंगे आप। कह रहा है कि वेरिएशन अपीयर्स ड्यूरिंग मियोसिस ड्यू टू, यानी कि मियोसिस के दौरान जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उसका क्या कारण है? तो सबसे पहले कारण यह है कि इसमें डीएनए के जो डीएनए नहीं, गुणसूत्र के जो सेगमेंट हैं उनकी अदला बदली। क्या होगा बच्चों? गुणसूत्र के जो सेगमेंट हैं, ठीक है, उनकी अदला बदली जो होती है, क्या होती है बच्चों? अदला बदली होती है, उससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, यानी कि ये क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। एक और होता है यह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो बच्चों ये लिंकेज नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से ही विविधताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो यहां पे जवाब क्या होगा? ए और बी। आई होप कि आपने एग्जाम में यही टिक किया होगा। ठीक है, ओके। अब मानस अभयारण्य अवस्थित है, तो बच्चों हमने आपको बहुत सारे अभयारण्य के बारे में बताया था। ठीक है, तो आप देख लेंगे कि मानस अभयारण्य कहां अवस्थित है। क्या यह असम में है, कि बिहार में है, कि गुजरात में है? तो बच्चों ये जो मानस अभयारण्य है ये आपके स्थित है कहां? असम में। कहां स्थित है? असम में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभयारण्य से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं और पूछा भी गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करें, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। क्या पूछा जा रहा है बच्चों? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। तो इको R1 बिल्कुल है, बम है बिल्कुल है, हैंड 3 बिल्कुल है, लेकिन ये जो होता है बच्चों पेक्टिनेस, ये किसी प्रकार से क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, ये लाइसिंग एंजाइम है। कैसा बच्चों? लाइसिंग एंजाइम है, यानी कि पेक्टिन को गलाने का काम करता है। किसको गलाएगा बच्चों? पेक्टिन को। ये क्या है जी? लाइसिंग एंजाइम है। ठीक है, किसको गलाएगा? तो ये गलाएगा पेक्टिन को। ठीक है, ओके। अब पेक्टिन कहां पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिक संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उन्हें किस मेथड के द्वारा, किस तरीके से हम लोग विकसित करते हैं, यही पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो क्या आप उसको टिश्यू कल्चर करके आप ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उत्पन्न कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। टिश्यू कल्चर एक्चुअली अलैंगिक प्रजनन का माध्यम है। ठीक है, तो आपका ये नहीं होगा, ये जवाब बिल्कुल नहीं होगा।
फिर पार प्रजनन यानी क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा, नहीं ये भी नहीं होगा। पुनर्योज डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योज डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूछा जा रहा है। तो बच्चों हाँ, आप जो बायोटेक का चैप्टर है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें हिस्से हैं, उससे ही द्वारा हम क्या कर सकते हैं। तो जीएम देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को डेवलप कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि एक टमाटर जैसे कि फ्लेवर सेवर, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल ही है। तो ये क्या है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं जी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। बच्चों अगर हम अपने दिल की बात बोले ना, तो ये जो प्रश्न देख करके हमारे दिल में बहुत खुशी हुई, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न वही आए हैं जो कि हमने बच्चों को बताया है कि बच्चों ये प्रश्न आप कर लेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, तो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, और वैसे ही हुआ है। तो बच्चों आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में भी वैसे ही हो जैसे कि हमारे बच्चों में हुआ है, जो कि हमसे पढ़े हुए थे। तो आप इस चैनल पे जुड़िए। एक्चुअली हमारे ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं। यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, यहाँ पे हम आपके पूरे एमसीक्यू की बात करेंगे बच्चों, और साथ ही साथ देखिएगा एमसीक्यू तो होगा ही, पूरे चैप्टर का एमसीक्यू होगा, आपको डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और बहुत सारे आपके प्रीवियस, देखिए प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उनके सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक एक करके हल करेंगे। यानी कि आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे डीपीपी के, और आप देखेंगे तो आप देखिएगा वन शॉट वीडियोस भी मिलेंगे। जब आपका एग्जाम नजदीक होगा तो वहां पे आपको वन शॉट रिवीजन क्लास भी चलाए जाएंगे, और अगर आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पे हम लोग अगले प्रश्न की ओर पहुंचते हैं, और प्याज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। चलिए जी, प्याज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो बच्चों प्याज में देखिए, प्याज क्या है, प्याज, ठीक है, नॉट कि ब्याज। प्याज में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना, तने के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तने के द्वारा। ये तना ही है। प्याज क्या है, जैसे आलू है ना, आलू ट्यूबर, सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू एक तना है, प्याज भी एक तना है। तो ये कंडेंस सूट होता है। क्या होता है बच्चों, ये एक प्रकार से कहे तो ये कंडेंस सूट होता है, संकुचित तना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं जी, बल्ब बोलते हैं। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं कि प्याज में प्रवर्धन होता है, किसके द्वारा होता है जी, तो बल्ब के द्वारा होता है। किसके द्वारा, बल्ब के द्वारा। आप याद रखिएगा हमेशा, राइजोम के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, बीज के द्वारा, ये तीनों में से कोई नहीं होगा, आपका क्या होगा, बल्ब के द्वारा होगा। और ये प्रश्न आप इसी चैनल पर पढ़े हुए प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहां पे हमने जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर कराया है, उसमें इस ऑब्जेक्टिव को हमने कराया है बिल्कुल, जिसमें से आपके बहुत सारे प्रश्न आए गए हैं। अब हिमोकोरियल अपना निम्नलिखित किस में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, इन सभी में हिमोकोरियल प्लासेंटा होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हम आपको जब प्लासेंटा की बात आएगी तो एक डिटेल वीडियो बता देंगे आपको प्लासेंटा के रूप में, कि प्लासेंटा कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है प्लासेंटा, प्लासेंटा का निर्माण कब होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे पूरी तरह तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात जानिए, प्लासेंटा क्या होता है, तो प्लासेंटा माँ और शिशु के बीच का कनेक्शन होता है। यानी कि माँ और शिशु के बीच में यही एक कनेक्शन है, या कह सकते हैं कि तार है, जिससे क्या होता है कि माँ और जो शिशु एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पहुंचना, उत्सर्जित पदार्थ का फिर से एलिमिनेट होना, सब किसके द्वारा होता है, तो प्लासेंटा के द्वारा ही होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे है, तो हिमोकोरियल प्लासेंटा किस में होता है, हिमोकोरियल प्लासेंटा होता है मनुष्य में। ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है। अब पूछा जा रहा है कि विच वन इज द फॉलोइंग इज द सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड्स।
नॉट पेस्टिसाइड्स नहीं बच्चों, सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स कौन है? क्या पूछा जा रहा है बच्चों कि निम्न में से कौन एक सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड्स है? कौन है जी सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड्स? आप बताइए। एंड्रीन है क्या? ना जी ना, बिल्कुल नहीं है। मलाथियन है? बिल्कुल नहीं है। पराथियन है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या है बच्चों? वो है फ्यूराडन। समझे कि ना समझे? समझिए, सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड क्या है? चारों ऑप्शन में जो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स है क्या है? तो बच्चों वो है फ्यूराडोन। ठीक है, तो बच्चों देखिए, एग्जाम क्या है? एग्जाम होता रहता है, आपको एग्जाम देने चाहिए, एग्जाम देना अच्छा होता है, लेकिन आप मन लगा कर पढ़िए। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका जो जीवन है वो सफल हो जाए। देखिए, भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा क्यों? क्यों भेजा है आपको भी पता होगा। क्या ऐसे ही रहने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान ने इस पृथ्वी पर हमें भेजा है कि आप आए हैं पृथ्वी पर तो कुछ बेहतर करें, कुछ बेहतर करके जाएं, समाज के लिए कुछ बेहतर करें। तो बच्चों आप क्या करेंगे? तो अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप एक अच्छे डॉक्टर बनिए। ठीक है, और डॉक्टर बन के आप लोगों की क्या कीजिए? सेवा कीजिए। तो बच्चों इसी चैनल पे हम आपको नीट लेवल के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, और कुछ बार हम लोग यहाँ पे नीट लेवल के कोर्सेज भी देखेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग नीट और आपके 11th 12th के बहुत सारे यानी कि जो कंसेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे, ताकि आपके एग्जाम में क्या मिले? तो आपकी सुगमता मिले और आप अच्छे अच्छे मार्क्स लाएं। तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया था क्या? सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड कौन है? तो है फ्यूराडन, याद रखिएगा। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम। तो बच्चों आपने फर्मेंटेशन किण्वन, हाँ आपने किण्वन का नाम तो सुना होगा। किण्वन का नाम सुना है ना जी? या चलो सुनो, शराब का नाम सुना ना, एल्कोहल का। तो बच्चों एल्कोहल ही बनता है। क्या बनता है जी? एल्कोहल ही बनता है, शराब ही बनता है। किसके द्वारा? किण्वन के द्वारा। जिसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, ये कन्वर्ट होता है किसमें? टूटता है। ठीक है, अवायवीय शोषण होता है, टूटता है, तो इथाइल अल्कोहल बनता है। अब यह जो प्रक्रिया है किस एंजाइम को उपस्थिति में होता है, यही तो पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो ये इन्वर्टेज होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ता है, लेकिन ये जो जाइमेज है ना, ये ग्लूकोज को किस में बदलता है? एल्कोहल में बदलता है। तो सही जवाब क्या होगा जी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जाइमेज। क्या होगा बच्चों? सही जवाब क्या होगा? जाइमेज होगा। क्लियर? आप याद रखिए। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कहे तो बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल आपके सामने है कि अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किन की मात्रा को माप कर लगाया जाता है? अब देखिए, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मान लेते हैं कि जैसे कि पानी है, उसमें पदार्थ है, तो उनको तोड़ने में देखिएगा, अपघटित करने में जो ऑक्सीजन लगता है, क्या मान लेते हैं कि अपशिष्ट हैं, उनको तोड़ने में, या अशुद्धियां हैं उनको तोड़ने में जो आपको क्या लगता है? ऑक्सीजन खपत होती है। आपको नहीं, तो तोड़ने में जितने ऑक्सीजन की जो खपत होती है ना बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एकदम ध्यान से देखेंगे आप। बायोलॉजिकल, बायो, क्या बात है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है ना जी? अब फुल फॉर्म याद रखेंगे, फुल फॉर्म याद रखना अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। अब पूछा जा रहा प्रश्न कि अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को माप कर लगाया जाता है? तो अभी हमने बताया ना जी, ऑक्सीजन के खपत होता है, उसी की मात्रा को माप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे जैव निम्नकणीय कार्बनिक पदार्थ नहीं, कुल जैविक ऑक्सीजन की खपत यानी कि ऑक्सीजन कंजप्शन सॉरी, देखिए बच्चों ऑक्सीजन कंजप्शन हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय द मेजरिंग ऑफ बीओडी। क्लियर है ना जी? किसका? तो ऑक्सीजन कंजप्शन यानी कि कितना ऑक्सीजन की खपत हो रही है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि मेमोरी सेल का निर्माण किससे होता है? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो बच्चों ये जो लिम्फोसाइट ही है ना, लिम्फोसाइट ही है, तो पूछा क्या जा रहा है? तो पूछा यही जा रहा है ना कि ये मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? तो क्या मोनोसाइट से होता है कि इओसिनोफिल से होता है कि न्यूट्रोफिल से होता है? तो ये तो नहीं होंगे, ना ही ये तीनों नहीं होंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? लिम्फोसाइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं, 32 तो हो गए। तो बच्चों डिमोटिवेट नहीं होना है। देखिए डिमोटिवेट नहीं होना, अगर आपके प्रश्न गलती हो रहे हैं ना तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि एक आपका पेपर का टुकड़ा आपके जो अंदर नॉलेज है उसको डिफाइन नहीं करता है बच्चों, कभी भी डिफाइन नहीं करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप 550, देखिए 500 का है आप 499 ला लिए तभी आप जानकार हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं, मान लेते हैं आपका दिमाग सही नहीं रहे, कहने का मतलब कि आप एग्जाम देने गए, आप बहुत ब्रिलियंट हैं, लेकिन उस वक्त क्या हुआ, थोड़ा सा नर्वस हो गए, आपको याद होते हुए प्रश्न गलती कर दी, तो ये डिफाइन नहीं करता है। डिफाइन क्या करता है बच्चों कि आप किसी कंपटीशन के एग्जाम में बैठिए, उस कंपटीशन के एग्जाम को क्रैक कीजिए। देखिए बहुत सारे आपको लाइव एग्जांपल्स मिल जाएंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि आपके इंटरमीडिएट बोर्ड में 350 मार्क्स लाए हैं, ठीक है, और इसी के बगल वाला है वो 450 मार्क्स लाया है, लेकिन दोनों को अगर हम कंपटीशन में बैठा दिए, लेकिन देखिए जो 350 लाया है वो बहुत तेज है, जो 450 वाला उसका मार्क्स आ गया है, लेकिन जब कंपटीशन में बैठाया गया ना हुआ यही कि 350 वाला बाजी मार लिया, क्योंकि उसने कंसेप्ट को समझा था, उसने नंबर पे ध्यान नहीं दिया था, उसने कंसेप्ट को समझा था और उसने अच्छे से पढ़ाई की थी। तो बच्चों ये मार्क्स है आपकी, जो होता है ना एबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। आगे बहुत सारे एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनको आप देंगे। क्लियर है? अब मेमोरी सेल कहां बनता है? लिम्फोसाइट्स जान चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। तो बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हमने आपको बताया भी है, ठीक है। तो देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी है, हीमोफीलिया भी है, थैलेसीमिया जैसे बीटा थैलेसीमिया होता है, तो ये क्या है? तीनों है, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों क्या है? तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, तीनों जेनेटिक डिसऑर्डर है। लेकिन ये जो क्रेटेनिज्म है, क्या बच्चों, ये जो क्रेटेनिज्म है ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं, क्रेटेनिज्म एक बीमारी है, बट जानिए आपकी ये आनुवंशिक बीमारी नहीं है। ओके, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्रेटेनिज्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? एंजियोस्पर्म में क्या हैप्लॉइड होते हैं? नहीं हैप्लॉइड नहीं होगा, अगुणित पूछा जा रहा है ना जी, हैप्लॉइड बॉडी पूछा जा रहा है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी पूछा जा रहा है, तो नहीं होगा। क्या जिम्नोस्पर्म होगा? नहीं। टेरिडोफाइट नहीं। क्या होगा बच्चों? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ना ये ब्रायोफाइट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा जी? ब्रायोफाइट्स हो जाएंगे। और कुछ एल्गे भी होती हैं जो कि हैप्लॉइड होती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमको जवाब देना है, तो जवाब क्या हो जाएगा? ये ब्रायोफाइट्स हो जाएंगे। क्लियर है ना जी? आप मुस्कुराते रहिए, डरना नहीं है कि हमारी इतने गलतियां हो गई हैं। हमने अभी कुछ देर पहले बताया था ना कि मार्क्स आपकी एबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पे कि कहाँ पर गलतियां कर दी हैं, क्योंकि ये एक ही पेपर नहीं है, आपके अन्य भी एग्जाम्स होंगे तो उसमें भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें से।
पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है? चलिए द्विलिंगी पुष्प के लिए, द्विलिंगी पुष्प के लिए तो ये तो बायसेक्सुअल हो गया ना, तो ये तो कभी नहीं होगा। एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए कि नर पुष्प के लिए कि एस्टेमिनेट पुष्प के लिए? एस्टेमिनेट देखिए, एस्टेमिनेट देखिए यहां पे कार्पल, ठीक है, और पिस्टिल। कार्पल और पिस्टिल होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो कार्पलेट पिस्टिलेट एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए क्या यूज करते हैं? पिस्टिलेट करते हैं, ठीक है। ये केवल उसमें क्या होगा? केवल पिस्टिल होगा। क्या होगा बच्चों? केवल पिस्टिल होगा ना, तो उसको हम पिस्टिलेट बोलेंगे, और केवल एस्टामिन होगा तो एस्टामिनेट। लेकिन पूछा जा रहा है क्या? कि पिस्टिलेट पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? क्वेश्चन को इसने किया है स्विंग, क्वेश्चन को बहुत ही देखिए घुमा दिया है। क्या किया बच्चों? क्वेश्चन को ही घुमा दिया है। आप तो जानते हैं कि जल में कौन सा घास है, वीड है, जो कि खतरा करता है? तो बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक। अब बंगाल का आतंक क्या है जी? जलकुंभी, जलकुंभी को क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। एक और बात बता दें तो सुनिए, अब ये जो जलकुंभी है ना, अगर मान लेते कि कोई और पोखरा है, तालाब है, अब तालाब में ही क्या हुआ? अब तालाब में हुआ यही कि उसमें आपने जलकुंभी तो लगा दिया, तो देखेंगे कुछ वक्त बाद क्या होंगे, तो इनकी संख्या इतनी बढ़ी ना, पूरा आपका तालाब भर गया। अब इसका असर यही हुआ ना कि जो रुका हुआ पानी है उसमें से ऑक्सीजन को ही खींच लेता है, इसलिए हानिकारक समस्या उत्पन्न करने वाला है। ऑक्सीजन को खींच लेता है, और जब ऑक्सीजन को खींच लेगा तो क्या होगा बच्चों? उसमें जो मछलियां हैं वो हो जाएंगी डेथ, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जलकुंभी, वाटर हाइसिंथिया इकॉर्निया, ठीक है, ओके। बूंद संक्रमण ड्रॉपलेट। आप देखिए ड्रॉपलेट यानी जैसे होता है क्या है, जैसे हम लोग खांसते हैं ना, तो हमारे माउथ से छोटे छोटे बूंदे निकलती हैं, उनको बोलते हैं ड्रॉपलेट्स। क्या बोलते हैं? बूंदे निकलते हैं, उनको ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। अब देखिए जैसे कि टीबी वाला पेशेंट होता है ना, वो खांसता है तो उसके मुंह से भी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। एक निमोनिया वाला व्यक्ति होता है ना, वो भी खांसता है तो उससे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। अब उसी ड्रॉपलेट्स में क्या होते हैं? तो उस बीमारी के रोगजनक होते हैं, यानी कि पैथोजन होते हैं। और क्या होते हैं? अगर आप उसके संपर्क में आ जाते हैं ना, तो होता यही है कि आपको भी वो बीमारी हो जाती है और आप भी उस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं। तो प्रश्न पूछे जा रहा है कि ड्रॉपलेट डिजीज यानी कि कितने होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कितने होता है? तो क्या सिफिलिस? नहीं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्या टिसनस? नहीं। क्या टाइफाइड? नहीं। तो निमोनिया जैसे कि बताया था, निमोनिया हो गया, फिर ये टीबी हो गया, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये निमोनिया लंग्स से संबंधित बीमारी है जी, लंग्स से संबंधित बीमारी है। अब इको R1 एस्चुरिकिया कोलाई से निकाला गया एक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है। क्या बच्चों? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है। और कह रहा है कि किससे काटता है? पैलिंड्रोम सीक्वेंस को काटता, बस इतना जानिए। जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होते हैं वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस को काटते हैं। अब पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होते हैं? तो 6 डिजिट के होते हैं। कितने जी? 6 डिजिट, 6 वर्ड वाले होते हैं, जिनको अगर हम सीधा भी पढ़ें तो सेम होगा, उल्टा भी पढ़ें तो सेम होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सीधा उल्टा कौन है। तो देखिए ये काटता किसे है? तो GAA-TTC, ये किसको काटता है जी? ये इसको काटता है, GAA-TTC को ही काटता है। किसने? देखिए इधर इसमें काटेगा, इसमें इधर काट देगा, GAA-TTC। तो यहाँ पे जो इको R1 है एंजाइम DNA के किस अनुक्रम को काटता है जी? तो GAA-TTC। क्लियर ना? आप याद रखिए। चलिए, ऑर्थोट्रोपस बीजांड किस में पाया जाता है? क्या सोलेनम निग्रम में? पाइपर निग्रम में होता है? ये सोलेनम निग्रम में नहीं होता है।
हालेंथ एनोस में नहीं, इसमें भी नहीं होता है। क्या पायसम सटाइबम, पायसम सटाइबम यानी कि मटर की बात की जा रही है बच्चों, तो मटर में भी नहीं होता है। तो होता किसमें है, पॉलीगोनम में होता है। किसमें होता है जी, ऑर्थोट्रोपस यानी कि जिसको हम लोग एट्रोपस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एट्रोपस भी कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बच्चों देखिए, हमने आपको 6 प्रकार के ओव्यूल के बारे में बताया था, जिसमें से एक है ये ऑर्थोट्रोपस है, या जिसको हम लोग एट्रोपस ओव्यूल भी कहते हैं। एकदम सीधा होता है, ठीक है जी, क्या होता है, सीधा होता है। तो जवाब क्या है, पॉलीगोनम। ओके, चलिए। शुक्राणु का संचलन, मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज डन बाय, चलो बता दो। मूवमेंट ऑफ स्पर्म कैसे मूवमेंट करेगा, जो शुक्राणु है वो कैसे मूव करेगा, क्या रहेगा तो मूव करेगा, क्या एक्सोसोम रहेगा तो मूव करेगा। देखो जी, ये रहा स्पर्म, ठीक है, देखिए ये रहा स्पर्म, ये एक्रोसोम, एक्रोसोम, ठीक है, न्यूक्लियस, ये मिडिल पेस है, ये मिडिल पेस है, ये पूंछ है, ये एक्रोसोम है, और ये इसका हेड है। चलो बताओ, मूवमेंट ऑफ स्पर्म, पूंछ रहेगा, ठीक है, पूंछ, ठीक है, जब पूंछ रहेगा तब ये ऐसे ऐसे, देखो मूवमेंट इसका होता है ऐसे ऐसे, कैसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, एकदम सीधा सीधा ऐसे ऐसे नहीं होता है, वो ऐसे ऐसे होता है, रोटेट करता है, ठीक है। तो जो स्पर्म में मूवमेंट की प्रक्रिया होती है, उसके लिए एनर्जी तो देता है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन अगर वास्तविक कहें तो मूवमेंट की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, किसके कारण होती है, तो मूवमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो होती है ये पूंछ के द्वारा। अगर पूंछ नहीं रहता है ना तो तैर नहीं सकता है, पूंछ नहीं रहता तो तैर नहीं सकता है, ठीक है। तो जवाब क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है, ना ही रंध्र पाए जाते हैं, ना ही जड़ पाए जाते हैं। जलकुंभी, मार्सोलिया, ड्रेसिना, याद रखिएगा, हाइड्रिला में रंध्र नहीं पाए जाते हैं और ना ही जड़ पाए जाते हैं, ठीक है जी। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रिला। ओके, चलिए अब प्रश्न हम लोग कि मृदुजलीय तालाब में, मृदुजलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होगा, क्या मछलियों की आबादी घटेगी। देखिए मृदुजलीय तालाब में उर्वरक, देखिए डालें या ना डालें, जैसे देखिए होता क्या है, जैसे कि तालाब है और आपने खेतों में बहुत सारे उर्वरक का यूज किया है, अब बारिश हुई, और जब बारिश हुई तो उसमें जो उर्वरक है वो क्या है, पानी के रास्ते क्या या पानी के साथ साथ वो चले जाए तालाब में। अब तालाब में चले आएंगे ना तो वहां पर उर्वरक की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाएगी, तब एक प्रक्रिया, एक हम बोले तो एक दिक्कत उत्पन्न होगा, एक समस्या उत्पन्न होगा, जिसको कहते हैं हम लोग यूट्रोफिकेशन, यानी कि सुपोषण की, ठीक है। जवाब क्या होगा, सुपोषण हो जाएगा, ठीक है, यूट्रोफिकेशन। अब आवृत बीजी के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता, यानी कि क्या लेवल होता है, प्लॉडी लेवल क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है और इसमें भी रिपीट किया गया है। तो क्या हो जाएगा, ये आवृत बीजों के भ्रूण कोश में एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, ट्रिप्लॉइड होता है जी, क्या होता है जी, ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है, याद रखिए। अब मानव युग्मकों में गैमेट पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है जी, गैमेट पूछा जा रहा है। चलिए नॉर्मल, देखिए एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। अब गैमेट बना, ठीक है, गैमेट कैसे बनता है, अर्धसूत्री विभाजन से। कैसे बनता है जी, अर्धसूत्री विभाजन से, यानी कि जो मियोसिस डिवीजन होता है उसी से बनता है। किससे बनता है बच्चों, मियोसिस डिवीजन से ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मियोसिस डिवीजन होता है ना, इसी से बनता है। तो जब मियोसिस डिवीजन होता है तो गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि जवाब क्या होगा जी, ये 23 हो जाएंगे। नीलहर सवाल किस क्षेत्र में उपयोग बायो फर्टिलाइजर है। चलिए आप कंफ्यूज नहीं होना है, आप याद रखिएगा कि धान के खेतों में ब्लू ग्रीन एलिगो क्या कहता है, तो ये रखा जाता है, ये पेडी
इसको हम लोग पेडी भी कहते हैं। तो नीला सवाल किसका जवाब उत्तर का तो धान में। कॉपर टी किसे रोकता है? एग मैचुरेशन को नहीं, गलत बात है। ओवुलेशन को बिल्कुल नहीं। किसको रोकता है? ये फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। देखिए क्या होता है, बता रहे हैं। मान लेते हैं ये सिस्टम है, ओके ओके। कॉपर टी को इम्प्लांट कर दिएगा, कॉपर टी को इम्प्लांट कर दिएगा यहाँ पे। जैसे कि आप देखिए एस्पर्म जाएगा ना, तो ये एस्पर्म की मोर्टेलिटी को जो होता है, एक्टिविटी होता है, उसको रिड्यूस कर देता है, घटा देता है, पूरी तरह एकदम इनएक्टिव कर देता है। और जब एस्पर्म अंदर जाएगा नहीं तो निषेचन होगा ही नहीं। तो ये किसको प्रिवेंट करता है? फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। क्योंकि कॉपर टी क्या करता है, तो एक आयन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव है। जवाब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। रिटोवायरस इनमें से किस बीमारी का रोगजनक है? फाइलेरिया बैक्टीरिया से होता है, ठीक है जी, बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस ये भी बैक्टीरिया से होता है। लेकिन एड्स क्या है? वायरस से। तो रिटोवायरस किस बीमारी का रोगजनक है? तो एड्स का, याद रखिएगा। रिटोवायरस इज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच द फॉलोइंग एड्स। बास्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। बास्थानीय संरक्षण का उदाहरण राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क नहीं, सीड बैंक जी, सीड बैंक हो जाएगा। सेक्रेट ग्रुप नहीं होगा, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल फील्ड का भी कभी, ठीक है। लेकिन जब आप याद रखिएगा ये सीड बैंक क्या है, तो एक प्रकार से कहे तो एक्सेसिव कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ग्राफियन फुटक यानी ग्राफियन फॉलिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्राफियन फॉलिकल्स फीमेल से संबंधित है। तो और फीमेल के क्या होता है, जो ओवरी होता है, फीमेल के ओवरी होता है, उसमें ग्राफियन फॉलिकल होते हैं और ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज होता है। क्या होता है बच्चों? एग और रिलीज होता है, तब बनता है कार्पस ल्यूटियम। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा? ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल, ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल। जलमग्न पौधे में रंध्र होते हैं। तो बच्चों आप बता देते हैं, जलमग्न पौधे में रंध्र नहीं होते हैं, ऊपर नीचे कहीं नहीं होते हैं। उनमें विशेष प्रकार के सेल्स होते हैं जिनमें क्या होती है, तो ये विसरण प्रसरण जो भी हो उससे गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। यहाँ पे किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। जवाब याद रखिएगा, नॉन ऑफ एनी सरफेस, ठीक है, नॉट ऑन एनी सरफेस। क्लियर है ना? चलिए, समझे कि नहीं समझे? समझे, लग रहा है समझिए आप। सोमाक्लोन विविधता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? याद रखिएगा, ओवे मिश्रण, एम्फिमिक्सिस नहीं 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 नहीं, केमिकल म्यूटेशंस बिल्कुल नहीं, गामा रेज नहीं, टिश्यू कल्चर के द्वारा सोमाक्लोन, यानी कि सोमेटिक की बात की जा रही है, सोमेटिक की बात की जा रही है। तो ये जो सोमाक्लोनल वेरिएशन है ना, किसके द्वारा ऑब्टेन किया जा सकता है? तो टिश्यू कल्चर के द्वारा ऑब्टेन किया जा सकता है। क्लियर है ना जी? जब हम आपको टिश्यू कल्चर पढ़ाएंगे तो वहां पर इस बात की जिक्र जरूर करेंगे। अब रानी मक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है और क्या खाती है? तो निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है और वो खाती क्या है? उनकी इसका जो लार्वा क्या खाता है? तो इसका लार्वा खाता है रॉयल जेली। क्या खाता है? जैसा तो खाता नहीं है, रॉयल जेली, यानी कि ये वर्कर जो हनी भी है वही बनाती है। तो ये होगा रॉयल जेली। सूक्ष्म जीव तो खाएगा नहीं, ना ही परा खाना है, ना ही शहद खाना है। क्या खाना है? तो ये रॉयल जेली खाते हैं। क्लियर है? भोजन रॉयल जेली है। कुकुट चेचक यानी कि फॉल पॉक्स, पूछा जा रहा है कि फॉल पॉक्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, एक्टोपायरस, एंडोपैरासाइट। ना ही ए होता है बच्चों, ना ही बी होता है, ना ही डी होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी? वायरस होगा। क्या होगा? फॉल पॉक्स किससे होता है? तो एक वायरस से होता है। ओके, चलिए प्रश्न अब कितने? तो प्रश्न 54 नंबर, आपके 53 हो चुके हैं। अब 54 नंबर है कि ऑटोपोलिप्लॉइडी, ऑटोपोलिप्लॉइडी कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली, कोल्चिसिन, क्लोरोफॉर्म। देखिए कोल्चिन है, नहीं होगा, क्लोरोफॉर्म भी नहीं होता है, ना ही क्लोरोक्यूनिन होता है, क्विन होता है ये कोल्चिसिन, कोल्चिसिन होता है। कोल्चिसिन जो ये केमिकल है, इसका यूज करके ये जो पॉलीप्लॉइडी होता है या ऑटो पॉलीप्लॉइडी होता है उसको इंड्यूस किया जा सकता है, मतलब कि आर्टिफिशियली डेवलप किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि ऑटो पॉलीप्लॉइडी किसके द्वारा? कोल्चिसिन।
हमने ऑब्जेक्टिव में कराया था इसको। भोजन की विषाक्तता किन के कारण होती है? राइजोबियम नहीं, लैक्टोबैसिलस नहीं, एजोवेक्टर नहीं। तो बच्चों ना ही ये राइजोबियम से होता है, ना ही एजोवेक्टर से होता है, ना ही लैक्टोबैसिलस से होता है। लैक्टोबैसिलस तो आपके दही में होता है, तो खराब कहाँ करते हैं। राइजोबियम क्या होता है? तो राइजोबियम आपके खाना में तो आता नहीं है, तब किस में आएगा जी? ये क्लोस्ट्रिडियम। क्लोस्ट्रिडियम जो है ना, वो क्या उत्पन्न कर देता है? फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फूड पॉइजनिंग जो होती है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? ये क्लोस्ट्रिडियम। ठीक है, ओके जी। अब देखिए, रक्त में प्रतिरक्षा किनके द्वारा स्रावित होता है? रक्त में प्रतिरक्षी, यानी कि पूछा जा रहा है कि एंटीबॉडीज इन द ब्लड आर सेक्रेटेड बाय मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। तो ना ही मोनोसाइट्स, ना ही न्यूट्रोफिल, ना ही बेसोफिल, तो लिम्फोसाइट्स। क्योंकि लिम्फोसाइट आपके बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये सब मिलकर के एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो जवाब क्या होगा? लिम्फोसाइट्स। पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसने दिया था? सट्टन और बवेरी? ना जी ना, सट्टन और बवेरी ना, जॉनसन ने, इन्होंने नहीं दिया था, ओवन ने जी। तो पार्थेनोजेनेसिस शब्द अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन, यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग से जीव डेवलप होना, क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस। तो ये शब्द किसने दिया? उन्होंने दिया था, ओवन ने। किसने दिया था बच्चों? ओवन ने दिया था, याद रखिएगा। चलिए, पारमेसियम में किस प्रकार का द्विविभाजन होता है? तो पारमेसियम में सरल द्विविखंडन, सरल सिंपल बाइनरी फिजन तो अमीबा में होता है, ये नहीं होगा। यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल होता है, ऑब्लिक सेराटियम में होता है, ट्रांसवर्स होता है। पारमेसियम में कौन सा द्विविखंडन होगा जी? ये ट्रांसवर्स होगा। क्या होगा बच्चों? ट्रांसवर्स होगा। जब नर आकृति, देखिए बहुत ही सटीक प्रश्न है, बहुत ही इस प्रश्न को देखकर बहुत खुश हुए थे, क्योंकि हमने शुरू क्लास में जब रिप्रोडक्शन पढ़ाया था ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, तो वहां पर हमने आप ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में बताया था कि क्या होता है कि हम लोग बाहर से ही पहचान लेते हैं कि कौन नर है, कौन है मादा, यानी कि नर और मादा में जो अंतर स्पष्ट हम लोग कर लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि यौन द्विरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं जी? यौन द्विरूपता कहते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा, यानी कि व्हेन मेल आर डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल इन मॉर्फोलॉजी, यानी कि बाहर से ही देखते हैं ना कि अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के क्या होते हैं? तो फीमेल का जो ये पेल्विक रीजन होते हैं वो थोड़ा सा चौड़े होते हैं, मेल के पतले होते हैं। फिर फीमेल में क्या होता है? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया रहता है, जो कि मेल में नहीं होता है। यानी कि मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं, देखिए कि उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, मेल के उतने बड़े बाल नहीं होते हैं, उनके फीमेल में दाढ़ी मूछें नहीं होती हैं। हम तो आसानी से पहचान लेते हैं कि कौन मेल है, कौन फीमेल है। तो बच्चों इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। तो जवाब क्या होगा? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा। गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? अब पूछा जा रहा है ना कि देखिए, जो हम नहीं, ये फीमेल एक्चुअली यूज करते हैं, हम लोग नहीं, ध्यान रखेंगे, हो जाती है मिस्टेक। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फीमेल के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स दवाइयाँ हैं फीमेल के लिए हैं। हाँ, अब ये वे क्या करते हैं? ऑरली ग्रहण करती हैं, जिसमें से दवा है उसमें प्रोजेस्टेरोन होता है। क्या होता है जी? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होती हैं, जो कि क्या करता है? फर्टिलाइजिंग के रोज नहीं, इसको तो नहीं करती है, ठीक है। प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन नहीं, ओवुलेशन को ही प्रिवेंट, प्रोजेस्टेरोन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये ओवुलेशन को ही क्या कर देती हैं? तो प्रिवेंट कर देती हैं, ना कि ओवुलेशन होगा और ना ही बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि ये ओवुलेशन को ही रोक देता है। याद रखिएगा, जो प्रोजेस्टेरोन होता है किसको रोकता है? ये ओवुलेशन को रोकता है। फिर देखिए बच्चों, जो आपके पास प्रश्न है ये, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि। शुक्राणु को सीधे अंडाणु में, देखिए एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, तो शुक्राणु को सीधे
अंडाणु में प्रवेश कराना है ना, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट किसको प्रवेश कराना है, स्पर्म को प्रवेश कराना है, तो वो होगा ICSI। आई होप कि आपका जवाब यही होगा, यही आपने OMR पे भरा होगा। एमनियोसेंटेसिस क्या है, तो एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, बहुत ही सरल है। एमनियोसेंटेसिस एक्चुअली देखिएगा अब तो इस पर बैन कर दिया गया है, क्योंकि लोग देखिए एमनियोसेंटेसिस के यूज करके बहुत भ्रूण हत्या हो रहा था। क्या होती, बहुत भ्रूण हत्या। एक बात बताइए कि क्या हुआ कि जो माँ है उनकी माँ के गर्भाशय में अगर ये एक लड़की है तो होता था पहले जो ऐसे ख्यालात के लोग थे कि जितना भी मेहनत वाला काम है वो केवल मेल ही कर सकता है, फीमेल कुछ नहीं कर सकती है, तो ये जेंडर बायस्ड था। ठीक है, तो इसके पक्ष में हम भी नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिएगा अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे ना तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने भारत के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ काम किया है, जो कि एक नर नहीं कर पाया है, एक बोलते एक पुरुष नहीं कर पाया है। तो ये मेल और फीमेल में अंतर नहीं होना चाहिए कि वो लड़की है वो लड़का है, तो लड़की ये नहीं कर सकती है, लड़के ये कर सकते हैं। जैसे कि आप मानिए ना क्रिकेट चल रही है, अब देख रहे हैं कि फीमेल भी क्रिकेट खेल रही है और विश्व कप जीत के लाई है, जो कि ये पुरुष नहीं कर पाए। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली होता था ना एमनियोसेंटेसिस में कि जब ये जांच होता था तो ये पता चल जाता था कि लड़का है कि लड़की है, तो लोग जब जान जाते थे कि लड़की है तो एबॉर्शन करवा देते थे, गर्भपात करवा देते थे। इसलिए क्या हुआ, जो लिंगानुपात वो घट गया, लिंगानुपात घट गया तो क्या हुआ कि जो सरकार है इन्होंने एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया। क्या कर दिया जी, एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया। अब देखिए हमारी जनसंख्या देश की बहुत अधिक है, लेकिन लिंगानुपात क्या कम है, क्योंकि बहुत सारे क्या हुए थे, लड़कियों की हत्या की गई थी। आई मीन जिसको कहते हैं गर्भपात करा करके। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस से हम लोग लिंग की भी जांच कर सकते हैं, और एमनियोसेंटेसिस एक्चुअली बना इसलिए था कि अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है वो शिशु को हुई है तो उसकी हम लोग जांच कर सके बिना जन्म के पहले ही। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस टू भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण की। ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि ये डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज इन द एम्ब्रियो। तो बच्चों आप जो कि हमने आपको बताया ना, आप भी क्या कीजिएगा, तो आप भी लड़का लड़की में फर्क नहीं करना है। कल चल करके आप भी अगर लड़की है तो माँ जरूर बनेंगे, लड़का तो पिता जरूर बनेगा। तो आपको लड़की और लड़का में फर्क नहीं करना चाहिए, लड़का और लड़की दोनों एक कार्य को कर सकते हैं, कुछ कार्य को छोड़ करके, लेकिन मैक्सिमम जो वर्क होते हैं दोनों कर सकते हैं, ये कोई अंतर नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब देखिएगा जननांग समस्या, जेनाइटल वार्ड्स किससे होता है, हेपेटाइटिस ए लीवर से संबंधित है, नहीं, हार्पिस वायरस से, जेनाइटल हर्प्स, ट्राइकोमोना, नहीं नहीं नहीं, ये पेपिलोमा वायरस। ये जो जननांग समस्या है किसके द्वारा होता है बच्चों, तो जो जननांग समस्या है ना ये हो जाता है पेपिलोमा वायरस से। कितना हो जाए, तो पेपिलोमा वायरस से होता है। अब देखिए जो 64 नंबर है, 63 हो गए ना, अब हम 64 देख लें। 64 जैव भूजैव रासायनिक चक्र, यानी कि कहा जा रहा है बायो जियो केमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या पूछा जा रहा है बच्चों, बायोजियोकेमिकल साइकिल पूछा जा रहा है कि क्या जल का चक्रण है, वाटर साइकिल है, नहीं है। किसी परितंत्र में क्या एनर्जी का साइकिलिंग है, नहीं। परितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण, पौधों तथा वातावरण के बीच गैसों का चक्रण, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। ये परितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण, परितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण यानी कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो बच्चों ये जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है ना, ठीक है, परितंत्र में पोषक तत्वों के चक्रण को कहा जाता है।
तो इसका जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? देखिए इनऑर्गेनिक, इसमें ऑप्शन है कि सपोषी है, मृतजीवी है, विषमपोषी है, अपघटक है। पूछा जा रहा है कि कौन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करते हैं। तो एक बात बताते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाई जाती है, एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण किसमें होते हैं? ये स्वपोषी में होता है। किसमें होता है जी? स्वपोषी में होता है। तो कार्बनिक पदार्थ का कौन उपयोग करता है? स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? देखिए, क्या हाइड्रोशियर है, लिथोशियर है, जीरोशियर है कि बी और सी है? एक बात बता रहे, समझिए, जीरोशियर का ही हिस्सा है लिथोशियर, और जीरोशियर में ये जो पायनियर होता है ना, लाइकेन पायनियर होते हैं सक्सेशन में। तो यहाँ पे आपके बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, इसलिए जवाब क्या होगा? वो हो जाएगा डी, क्योंकि ये जीरोशियर का ही हिस्सा होता है ये लिथोशियर। ठीक है, तो जीरोशियर और लिथोशियर दोनों जवाब हो जाएंगे लाइकेन के क्रम में अग्रणी का, यानी कि पायनियर होने का। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक नहीं है? एगेरिकस है, वॉल्वॉक्स है, नॉस्ट्रक है, एस्पायरोगायरा। एगेरिकस, वॉल्वॉक्स और एस्पायरोगायरा ये तीनों के तीनों एल्गी हैं। क्या जी बच्चों? एल्गी हैं। तो ये एल्गी क्या है? तो ये उत्पादक होते हैं ना जी, एल्गी उत्पादक होते हैं। लेकिन नॉस्ट्रक क्या है? बैक्टीरिया है, उत्पादक नहीं होता है। तो जवाब क्या हो जाएगा? ये बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं हो गया? आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों की प्रयुक्त क्रिया होती है। 68 नंबर, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों के प्रयुक्त क्रिया, यानी कि इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबॉडीज आर यूज्ड। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबॉडी का यूज किया जाता है स्वस्थ संवाहकों के चयन में। सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर्स नहीं। क्या सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में, कि कल्चर मीडियम को इन्फेक्शन से, कि ए और सी? सी नहीं होगा। जब सी नहीं होगा तो डी हो नहीं हो सकता, क्योंकि ए और सी ऑप्शन है। ए भी नहीं होगा, क्या होगा? ये सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में क्या, यहाँ पे देखिएगा एम्पिसिलिन होता है। ठीक है, उसको हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज करते हैं, यानी कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका यूज किसमें होता है? सेलेक्टेबल मार्कर्स के रूप में किया जाता है। एगारोजेल पर अलग किए गए टुकड़े को किससे? देखिए, डीएनए के टुकड़े को, यानी डीएनए को कलर करना है ना, तो आंख बंद करके आप लगा दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ETBR, एथेडियम ब्रोमाइड। एथेडियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है डीएनए को रंगने के लिए। ठीक है, चलिए, समयुग्मक पाए जाते हैं मेढक में? नहीं। पक्षी में? नहीं। फ्यूकस में? छोटे बड़े होते हैं। आइसोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स मतलब कि इसमें मेल और फीमेल एक समान हो। तो ये एनसीईआरटी के डायग्राम से है। अब जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर है ना, उसमें देखिएगा ना, जहां पर ये आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, हेट्रोगेमी, हेट्रोगेमस, ये सब इत्यादि बताए गए हैं ना, वहां पर एक डायग्राम बोले तो इमेज दिया गया है ना, इमेज में ही ये जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो आइसोगैमेट्स किसमें होते हैं? क्लेडोफोरा में होते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव का हिस्सा क्लियर। अब देखिए प्रश्न पूछे गए, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट कैसे बनते हैं। फिर है सार्कोमा यानी कि कैंसर वाला पूछा जा रहा है। अब लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, इस पर टिप्पणी लिखना है। सभी के सभी प्रश्न अपरा पर टिप्पणी लिखना है। ये बायोफोर्टिफिकेशन का टिप्पणी लिखा, बहुत ही आसान है। क्लोनिंग वेक्टर को परिभाषित करें, दो के नाम लिखिए। जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता संरक्षण से बारे में क्या समझते हैं? आबादी घनत्व से आप क्या समझते हैं? एमटीपी क्या है, संक्षिप्त में बताना है। प्रोटीन संश्लेषण पर उत्परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन ऑन प्रोटीन सिंथेसिस। बायोमैग्निफिकेशन के बारे में बताना है। जल परागण से आप क्या समझते हैं, ये पूछा जा रहा है।
ठीक है। ये रिकैपिचुलेशन थ्योरी, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। प्लाज्मिड, ये इसके बारे में, एडेनोसिन डायमिनेज ये भी है, बीटी का पास है, गिफ्ट के बारे में लिखना है, जाइगोटिंटा फैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक, एडाप्टेशन है हाइड्रो प्लांट में, इनब्रीडिंग क्या होता है, फिर देखिए उत्तरीय प्रश्न है डीएनए रेप्लिकेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जीन थेरापी, पार्चुरेशन, और ये है डिस्टिंक्स बिटवीन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन एंड फेमसेट म्यूटेशन, ये है जीरो सेल के बारे में पूछा गया है, डायग्राम बनाना टेस्टिस का, कीट परागण क्या होता है गुरु, ये युग्मक जनन क्या होता है, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका जो एग्जाम हुआ था ना, इसके प्रश्न सभी क्या हुए, क्लियर हो गए। उम्मीद करते हैं कि आपका जो एग्जाम हुआ है बहुत ही बेहतर हुआ है, बेहतर तरीके से हुआ है। और वैसे बच्चे जो कि अपना एग्जाम नेक्स्ट टाइम यानी 2024 में देने वाले हैं, वे इस वीडियो को जरूर देखेंगे और ये समझेंगे कि प्रश्न क्या हो रहा है, तो प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों आपको बता दें, जीव विज्ञान के प्रश्न आसान होते हैं, सबसे आसान सब्जेक्ट जीव विज्ञान है, और हम आपको ऑब्जेक्टिव बहुत कराने वाले हैं, तो ये भी अब डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपको नहीं डरना है कि मेरे ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे हैं। और आपको सालों भर जितने भी बहुत सारे, जितना हमारे से प्रयास हो सकेगा, हम आपको ऑब्जेक्टिव देंगे, डीपीपी देंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी अड्डा, बायोलॉजी अड्डा। आप बायोलॉजी अड्डा जो चैनल है, अगर बायोलॉजी अड्डा पूरा नहीं आता है तो आपको सर्च करनी है बायोलॉजी अड्डा AK सिन्हा, बायोलॉजी अड्डा AK सिन्हा, तब आपको चैनल मिल जाएगा जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स के और डीपीपी के जो प्रैक्टिस सेट हैं उसके PDF आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम आपके चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। तो चलिए, जय हिंद।